हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 30 अप्रैल 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 30 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया रिकॉर्ड्स 70 डेथ्स हाईएस्ट इन ए सिंगल डे। इंडिया ने एक सिंगल डे में 70 डेथ रिकॉर्ड किए हैं जो कोविड-19 के दौरान सबसे हाईएस्ट डेथ टोल है। तो कल के दिन में इंडिया में ये डेथ टोल रिकॉर्ड की गई है वेडनेसडे के दिन, और इसके साथ ही जो टोटल नंबर ऑफ डेथ पर्सन है वो 1000 से ज़्यादा पहुंच गए हैं। स्टेट के डेटा के अकॉर्डिंग ये जो काउंट है ये 1067 तक डेटा पहुंच गया है, और टोटल एक्टिव केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस कोविड-19 के 32,741 तक पहुंच चुके हैं। इनमें जो स्टेट सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं उसमें सबसे ऊपर है महाराष्ट्र और गुजरात, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड स्टेट्स माने जा रहे हैं। और उसके जिन स्टेट्स में थोड़ी सी कंडीशन बेटर हुई है वो मेनली साउथ के स्टेट हैं, जैसे केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। अगर हम टोटल काउंट की बात करें वर्ल्ड लेवल पर, अगर इंडिया की काउंट देखें, अगर हम वर्ल्ड लेवल पर इंडिया की काउंट देखें तो ये टोटल केसेस की जो संख्या है वो 33,000 से ज़्यादा पहुंच गई है। नंबर ऑफ़ डेथ्स 1079 है, और जो रिकवर्ड लोग हैं उनकी संख्या 8,437 तक पहुंच गई है। तो टोटल काउंट का आंकड़ा जो है 33,000 से ज़्यादा पहुंच गया है कोविड-19 में, और ये जो संख्या है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट न्यूज़ है होम मिनिस्ट्री क्लियर्स इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ स्ट्रेंडेड पीपल। अब जितने भी लोग लॉकडाउन के कारण अपने घरों से बाहर कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, ऐसे लोगों को, ऐसे स्ट्रेंडेड लोगों को मूवमेंट, इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए होम मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है। एक महीने से भी ज़्यादा टाइम तक ये लोग अपने घरों से बाहर कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे रुके हुए थे लॉकडाउन के कारण, और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक गाइडलाइन इशू की है जिसने अलाउ किया है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड माइग्रेंट वर्कर्स, टूरिस्ट, पिलग्रिम्स एंड स्टूडेंट एंड अदर्स। तो जितने भी लोग हैं अलग अलग लोकेशन पे जो लोग रुके हुए थे, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हों, चाहे टूरिस्ट हों, चाहे पिलग्रिम्स हो, स्टूडेंट हो या कोई और हो, वो अब इंटर स्टेट मूवमेंट कर सकते हैं। और ऐसे काम के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसको एक नोडल अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने का अप्रूवल मिला है। तो होम मिनिस्ट्री कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट एक नोडल अथॉरिटी, एक अथॉरिटी बनाएगा जो ऐसे लोगों का मूवमेंट कोऑर्डिनेट करेगा, और जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी इन लोगों को मूव करने के लिए, अपने अपने घर जाने के लिए, वो प्रोवाइड की जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये जो नई गाइडलाइंस है ये इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं हुई हैं, ये इफेक्टिव होंगी 4 मई से। तो होम मिनिस्ट्री के इस ऑर्डर में 4 मई डेट बताई गई है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है ओनली 30 लाख फाउंड नरेगा वर्क इन अप्रैल। अप्रैल महीने में नरेगा वर्क में केवल 30 लाख लोगों को काम दिया गया ऑल ओवर इंडिया, यानी पूरी कंट्री का डेटा है। करीब 82% लोअर वर्क पार्टिसिपेशन देखा गया पिछले साल के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो। सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन पीरियड में इन वर्कर्स को काम देने के लिए अप्रूवल, रूरल जॉब स्कीम को अप्रूव कर दिया गया था, यानी कि लॉकडाउन के टाइम में 25 मई के बाद इस स्कीम को और पूरी कंट्री में लॉकडाउन किया गया था, जिसके बाद मनरेगा का काम भी रुक गया था। लेकिन 20 अप्रैल को ये स्कीम स्टार्ट करने का अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। उसके बाद ऐसा देखा गया है कि 20 अप्रैल के बाद इस महीने में केवल 30 लाख लोगों को ही काम मिला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत, और ये करीब 82% लोअर है लास्ट ईयर के तुलना में। तो ऑब्वियसली ये लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के टाइम में पार्टिसिपेशन तो कम रहेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है उसमें ये देखा गया है कि कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट ने मनरेगा के काम को रिज्यूम ही नहीं किया। सम स्टेट्स हैड ज़ीरो वर्कर एज ऑन अप्रैल 29, यानी कि कल के दिन तक पिछले 9 दिनों में कुछ स्टेट्स ने एक भी वर्कर को काम नहीं दिया एमजी नरेगा की स्कीम के तहत। जो भी काम पेंडिंग थे उनको रीस्टार्ट नहीं किया गया स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके कारण केवल 30 लाख लोगों को पूरी कंट्री में काम करने का मौका मिला है ऐसे टाइम में। जिससे कि क्या होगा कि लोगों को जो लाइवलीहुड भी जाना है, जो सैलरी भी मिलनी है, वो भी कम लोगों को मिली होगी, केवल इन 30 लाख लोगों को ही मिल पाई होगी। तो यहाँ पर मनरेगा की बात की गई है, तो पहले हम ये स्कीम देख लेते हैं इसके बारे में।
थोड़ा देख लेते हैं। मनरेगा महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के एक्ट से लाया गया था। ये एक इंडियन लेबर लॉ है और एक सोशल सिक्योरिटी मेजर है जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका जो टारगेट है, एम है, टू गारंटी राइट टू वर्क, यानी वर्कर्स को, अनस्किल्ड लेबर्स को काम करने का एक अधिकार देता है एमजी नरेगा। इस एक्ट को पास किया गया था पार्लियामेंट में 2005 में और ये स्कीम इफेक्टिव हुई थी 2006 से। पहले इसको पास किया गया था नरेगा के नाम से और उसके बाद इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया। इसका पहला एम है टू एनहेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में जितने लोग हैं तो उनकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना, बढ़ाना। और ये कैसे बढ़ाया जाएगा? बाय प्रोवाइडिंग एट लीस्ट 100 डेज ऑफ वेजेस इन ए फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड। हर एक हाउस होल्ड में, गाँव में, रूरल एरिया में हर एक हाउस होल्ड में एक एडल्ट मेंबर को कम से कम 100 दिन का काम दिया जाएगा जो भी अनस्किल मैनुअल वर्क करना चाहे। रूरल एरियाज़ में हर एक हाउस होल्ड में एक एडल्ट पर्सन जो अनस्किल लेबर करना चाहे, अनस्किल मैनुअल वर्क करना चाहेगा तो उसको कम से कम 100 दिन का काम दिया ही जाएगा। दूसरा जो टारगेट है इस स्कीम का, वो टारगेट है टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट। ड्यूरेबल एसेट क्या होते हैं? ड्यूरेबल एसेट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे रोड, कैनाल, पॉन्ड और वेल। तो रूरल एरियाज़ में स्पेशली रोड बनाना है, कैनाल बनाना है, पॉन्ड बनाना है या वेल बनाना है, तो ये जो सारे काम हैं जो लेबर इंटेंसिव होते हैं उनको मनरेगा स्कीम के द्वारा बनाया जाता है। ये ड्यूरेबल एसेट कहलाते हैं। तो ये जो स्कीम है इसमें एम्प्लॉयमेंट जो दिया जा रहा है लोगों को, वो अपने विलेज या अपने हाउस होल्ड के नियर बाई ही दिया जाने का प्रोविज़न डाला गया है। 5 किलोमीटर की पेरीफेरी के अंतर्गत ही रोज़गार दिया जाए और जो है मिनिमम वेजेस पे की जाए लोगों को, ऐसा प्रोविज़न है इस एक्ट में। और इसके साथ ही साथ इस एक्ट में ये भी बताया गया है कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर किसी पर्टिकुलर पर्सन को जो काम करना चाहता है, उसको अनस्किल जॉब जो करना चाहता है, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा इस स्कीम के तहत, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर कोई अप्लाई करता है तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको ये एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, अदरवाइज़ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाना चाहिए। तो एक तरह से लीगल एंटाइटलमेंट देता है, एक लीगल राइट देता है ये वर्कर्स को फॉर लाइवलीहुड, राइट टू वर्क प्रदान करता है। मनरेगा को इम्प्लीमेंट किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा, यानी गांव के लेवल में ग्राम पंचायत इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है और इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज़ बैंड। कॉन्ट्रैक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ग्राम पंचायत के द्वारा ये इम्प्लीमेंट की जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया रिमेन्स ऑन यूएस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। अब इंडिया यूएस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में पहले भी था और अभी भी यूएसए की तरफ से इंडिया को यूएस की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। अब बेसिकली ये जो वॉच लिस्ट होती है, इसका नाम है एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट, एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार न्यूज़ में आता रहता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्पेशल 301 रिपोर्ट यूएसए के द्वारा निकाली जाती है। और कौन सा डिपार्टमेंट है यूएसए का जो ये रिपोर्ट निकालता है? ये रिपोर्ट निकाला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा निकाली जाती है। और इस रिपोर्ट के द्वारा ये डिपार्टमेंट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं अपनी कंपनीज़ के, अपने कंट्री के जितनी भी कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब यूएसटीआर ने इस रिपोर्ट में केवल इंडिया को ही प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में नहीं रखा है, काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ भी हैं। कौन कौन सी कंट्री है इसमें इंडिया के अलावा? अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिली, चाइना, इंडोनेशिया, रसिया, सऊदी अरेबिया, यूक्रेन और वेनेजुएला, ये सारी कंट्री प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखी गई हैं यूएसए के ट्रेड डिपार्टमेंट के द्वारा। अब इस स्कीम में रखने का मेन पर्पज़ है यूएसए का, यूएसए उन कंट्रीज़ को चेक करना चाहता है, उन कंट्रीज़ को देखना चाहता है कि जो यूएसए की कंपनीज़ पे अपने ट्रेड के बैरियर्स लगाती हैं और यूएसए के प्रोडक्ट और यूएसए की सर्विसेज को अपनी कंट्रीज़ में एंटर करने से रोकती हैं। तो यूएसए ये चाहता है कि सारी कंट्रीज़ में दुनिया की उसकी जो प्रोडक्ट है, उसका एक्सपोर्ट है, वो बिना किसी बैरियर के चलता रहे। और इसी कारण से जो कंट्रीज़ ज़्यादा बैरियर लगाती हैं या यूएसए के कंपनीज़ को रोकती हैं, उन कंट्रीज़ को यहाँ पर इस लिस्ट में स्पेशल 301 रिपोर्ट में यूएसए के डिपार्टमेंट के द्वारा रखा जाता है। अब इस लिस्ट में जो कंट्रीज़ आ जाती हैं
वो यूएसए के रडार में आ जाती हैं और यूएसए उन कंट्रीज़ पे अलग अलग तरीके से ट्रेड सैंक्शन लगाने की कोशिश करता है ताकि उन कंट्रीज़ को कन्विंस किया जा सके कि वो यूएसए के प्रोडक्ट को अपने देशों में जाने दें। तो यूएसए अपने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये जो लिस्ट है, स्पेशल 301 रिपोर्ट है, ये मेंटेन करता है। स्पेशल 301 रिपोर्ट एनुअली प्रिपेयर की जाती है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, और ये जो रिपोर्ट है ये आइडेंटिफाई करती है ट्रेड बैरियर्स को जो भी यूएसए की अमेरिकन कंपनीज़ और अमेरिकन प्रोडक्ट्स में अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा लगाए जाते हैं। जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ हैं जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और दूसरी कंट्रीज़ में अपने लॉ के को ध्यान में रखते हुए अगर यूएसए की किसी कंपनी पे ट्रेड बैरियर लगाया है तो ऐसी कंट्रीज़ की ये लिस्ट बनाई जाती है। ये लिस्ट पहली बार 1989 में पब्लिश की गई थी और इसमें दो तरह की वॉच लिस्ट होती है, एक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट और दूसरा वॉच लिस्ट। तो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ज़्यादा ऊपर मानी जाती है और ज़्यादा फोकस किया जाता है यूएसए के द्वारा प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियाज़ स्टार इरफान खान पासेज अवे। इरफान खान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लीडिंग स्टार का निधन हो गया मुंबई में, और बहुत ही काबिल एक्टर माने जाते थे ये। इन्होंने अपना जो फिल्मी करियर है 1998 से स्टार्ट किया था और उसके बाद काफ़ी फिल्मों में बहुत ही अच्छी एक्टिंग के बाद लोगों का दिल जीता। 2012 में इनकी मूवी आई थी पान सिंह तोमर, जिसके बाद उन्हें नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला था, और 2011 में पद्म श्री से भी नवाजा गया था इनको। तो काफ़ी बड़े एक्टर थे और अपनी यूनिक एक्टिंग स्टाइल के लिए जाने जाते थे। काफ़ी लोगों का दिल जीता था इन्होंने, और इनका जो निधन है उसके बाद एक पूरे फिल्म वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा लॉस माना जा सकता है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट अपॉइंट्स तिरुमूर्ति एज एनवॉर टू यूनाइटेड नेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टीएस तिरुमूर्ति को अगला परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन अपॉइंट किया है। तो इससे पहले जो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे सैयद अकबरुद्दीन, जो अब रिटायर हो रहे हैं। तो सैयद अकबरुद्दीन की जगह अब टीएस तिरुमूर्ति यूनाइटेड नेशन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इंडिया के लिए ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 2021 और 22 में इंडिया अपॉइंट होने जा रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब 2021 और 22 इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 2021 और 22 में इंडिया को 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर की जो सीट है वो मिलने वाली है, इसलिए अगला जो टेन्योर है इनका वो इम्पॉर्टेंट माना जाएगा इंडिया के लिए। अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात की गई है तो हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। ये काउंसिल काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी न्यूज़ में रहती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, उसमें से एक प्रिंसिपल ऑर्गन यूएनएससी या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, और इसका जो काम है, इसका मेजर काम है टू इंश्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और जनरल असेंबलीज़ को नए मेंबर के नॉमिनेशन के लिए रिकमेंड करना, और इसके साथ ही अगर यूनाइटेड नेशन के चार्टर में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी यूएनएससी के द्वारा किए जाते हैं। तो 3 मेजर काम हैं, टू इंश्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनली पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है इस काउंसिल के द्वारा। जनरल असेंबली में नए मेंबरों का नाम रिकमेंड किया जाता है, और यूएन के चार्टर में जो चेंजेस है वो भी रिकमेंड किए जाते हैं और अप्रूव किए जाते हैं यूएनएससी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी मानी जाती है यूएनएससी को। इसकी पावर है पीस कीपिंग ऑपरेशन और इंटरनेशनली सैंक्शन से रिलेटेड जो भी पीस कीपिंग ऑपरेशन किए जाते हैं वो यूएनएससी के द्वारा ही किए जाते हैं, और इंटरनेशनल सैंक्शंस अगर किसी कंट्रीज़ पे लगाए जाते हैं तो वो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल के बिना नहीं लगाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ किसी कंट्री में अगर मिलिट्री एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो उसका भी फाइनल ऑथराइजेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही देता है, और ये यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन में एक लौती ऐसी बॉडी है, इट इज़ द ओनली बॉडी जो बाइंडिंग रिजोल्यूशन पास कर सकती है अपने मेंबर स्टेट्स पे। तो यूएनएससी एक लौती ऐसी बॉडी है जो बाइंडिंग रिजोल्यूशन पास करती है, इसलिए ये जो यूनिक फीचर है इसका ये इंपॉर्टेंट है। इसकी पहली मीटिंग 1946 में की गई थी, हालांकि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसके जो परमानेंट मेंबर हैं वो 5 कंट्रीज़ हैं, और
10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो टोटल मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 15 होती है, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। इंडिया 2021-22 में यूनाइटेड नेशन का 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। तो यहाँ पर परमानेंट मेंबर कौन कौन से होते हैं? परमानेंट मेंबर हैं चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए, यूके, रसिया, चाइना और फ्रांस ये परमानेंट मेंबर हैं और 10 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो ये बात हो गई यूएनएससी की। अब नेक्स्ट न्यूज़ है रेगुलेटिंग एकेडमिक्स इज़ इन नेशनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था जिसमें आर्टिकल 30 के बारे में इंटरप्रिटेशन दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 30 हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा है। आर्टिकल 30 फंडामेंटल राइट का पार्ट है। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 30 माइनॉरिटी का राइट है टू एडमिनिस्टर देयर इंस्टीट्यूशन। तो आर्टिकल 30 कहता क्या है? आर्टिकल 30 माइनॉरिटी का वो राइट इंश्योर करता है जिसके अकॉर्डिंग माइनॉरिटी को राइट दिया गया है टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो पावर है वो ये माइनॉरिटीज़ की पावर है अपने इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना और एडमिनिस्टर करना। तो यहाँ पर जो मेडिकल एजुकेशन रिलेटेड कानून है जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट और डेंटिस्ट एक्ट, उसके प्रोविज़न और आर्टिकल 30 को मिला के देखा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला है कि जो भी एकेडमिक्स हैं उनको रेगुलेट करना और उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना ये एजुकेशन स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक हित में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है। और ऐसा बोला गया 3 बेंचेस की जज के द्वारा। और ये जो केस था ये नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड केस था जिसको मैंडेटरी बनाया गया फॉर द एडमिशन टू मेडिकल कॉलेजेस रन बाय रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। यानी कि इस केस में जो नीट का एग्ज़ाम है वो सारे कंट्री में मेडिकल एजुकेशन के लिए मैंडेटरी बनाया गया है। और इन जो इंस्टीट्यूट हैं जिनमें नीट के बाद एडमिशन दिया जाएगा उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी नीट के थ्रू ही अपना एडमिशन देंगे। नीट के बिना वहाँ पर जो एडमिशन है वो नहीं होगा। तो माइनॉरिटी के जो राइट 30 है उसको इसके साथ मिला के जो इंटरप्रिटेशन है वो कोर्ट के द्वारा किया गया। कोर्ट का कहना है कि ये जो फैसला है ये बिल्कुल सही है और इससे कम से कम एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बनेगा एजुकेशन का। और जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है मेडिकल एजुकेशन फील्ड में उनका भी जो लेवल है वो बढ़ेगा, उनका एजुकेशन लेवल का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। तो इसलिए ये पब्लिक हित में है। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस भी पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं होते, इन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। और अगर ये स्टूडेंट और कम्युनिटी के फेवर में है तो ये बिल्कुल न्याय संगत होगा। नीट इज़ इंटेंडेड टू चेक सेवरल मैलेडीज़ विच क्रैप्ट इनटू मेडिकल एजुकेशन। तो मेडिकल एजुकेशन में पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ दशकों से काफ़ी ज़्यादा करप्शन के केसेस देखने को मिले हैं। एडमिशन में बहुत ज़्यादा धांधली होती है और जो मेरिट के कैंडिडेट हैं वो एडमिशन नहीं ले पाते और पैसे दे के एडमिशन के बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं। अलग अलग तरीके से सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया गया है। प्रॉफिटरिंग और कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के जो केसेस है बहुत देखने को मिले हैं, खासतौर से मेडिकल एजुकेशन में। तो इस एजुकेशन को एक तरह से करप्शन ख़त्म करने के लिए, उसके स्टैंडर्ड को बनाने के लिए और एजुकेशन को क्लीन करने के लिए नीट जो एग्ज़ाम है वो प्रपोज़ किया गया था और उसको मैंडेटरी किया गया देश के सारे मेडिकल एजुकेशन के एडमिशन के लिए। तो उसी बात पे ये जो केस था चल रहा था माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के रिगार्डिंग। अब जो जजमेंट है इसमें 2 एक्ट की बात की गई है। एक तो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट और दूसरा डेंटिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक्ट है। इसमें सेक्शन 10D ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1956 एंड डेंटिस्ट काउंसिल एक्ट 1948। तो ये 2 एक्ट इंपॉर्टेंट है, मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 और डेंटिस्ट एक्ट 1948। और MCI का सेक्शन 10D की बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है UGC इशूज़ एडवाइजरी फॉर एकेडमिक ईयर। अब UGC ने एकेडमिक्स ईयर के लिए अपनी एडवाइजरी अपनी तरफ से रिलीज़ कर दी है और इस एडवाइजरी के अकॉर्डिंग जो
सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका जो करिकुलम है, उनका एकेडमिक ईयर है, वो 1 अगस्त से स्टार्ट किया जा सकता है और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का एकेडमिक ईयर सितंबर में स्टार्ट किया जाएगा। ये एडवाइजरी इशू की गई है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। अब यहाँ पर ये जो एडवाइजरी है, ये एक पैनल की रिकमेंडेशन के बाद इशू की गई है। ये पैनल है आरसी कुहंद पैनल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के वाइस चांसलर हैं आरसी कुहंद, उनकी अगुवाई में पैनल बनाया गया था, आरसी कुहंद पैनल। इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे यूजीसी ने गाइडलाइंस इशू किए हैं। ये जो भी गाइडलाइंस है ये मैंडेटरी नहीं है। इसमें यूजीसी के द्वारा बोला गया है कि जो भी लोकल डिसीजंस हैं वो वहाँ की फैकल्टी के हिसाब से, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन की फैकल्टी अपने लोकल कंडीशंस को देखकर ले सकती है। जो भी लोकल रिस्ट्रिक्शन है कोविड-19 के कारण, उनको ध्यान में रख के फाइनल डिसीजन फैकल्टी के द्वारा लिया जाता है। उसके अलावा ये जो गाइडलाइंस है ये एडवाइजरी गाइडलाइंस है, केवल गाइड करने के लिए इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ को दी गई हैं। अब यहाँ पर यूजीसी के बारे में हम देख लेते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको सेटअप किया गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के बाद। और ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत काम करती है, यानी एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है यूजीसी। इसका जो मेन काम है, इट इज़ चार्ज विद कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री। कंट्री में हायर एजुकेशन को जो भी स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने का काम है यूजीसी का। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटीज़, इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करने का काम करती है और यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग भी यूजीसी के द्वारा ही दिया जाता है। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एचआरडी मिनिस्ट्री ने यूजीसी एक्ट 1956 को रिपील करने का एक अनाउंसमेंट किया था और ऐसी एक एक्ट आने वाला है पार्लियामेंट में, जिसके बाद यूजीसी को हटा के एक नई बॉडी इस्टेब्लिश की जाएगी जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऐसा अभी प्रपोज है, अभी फाइनल नहीं है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बन गया, अभी ऐसा नहीं है। अभी यूजीसी अपना काम कर रही है, बट फ्यूचर में ये प्रपोज किया गया है कि यूजीसी की जगह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया जाए। यूजीसी के अभी के चेयरमैन हैं डीपी सिंह। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ है, स्टडी ऑन चाइना डैम ब्रिंग्स ब्रह्मपुत्रा इनटू फोकस। अब चाइनीज़ डैम बनाया गया था मेकोंग रिवर पे, जिस पे स्टडी की गई है। कई सालों की स्टडी के बाद ये हाईलाइट किया गया है कि जो भी चाइना के डैम मेकोंग रिवर में बने थे, उसके बाद मेकोंग रिवर के लोअर स्ट्रेचेज़ में जो है पानी की कमी हो गई और ड्रॉट जैसी कंडीशन देखने को मिली है। मेकोंग रिवर चाइना के तिब्बतन पार्ट से स्टार्ट होती है और ये काफ़ी कंट्रीज से होके जाती है, जैसे कि चाइना से म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। तो इन कंट्रीज से मेकोंग रिवर फ्लो करती है। इंडिया में मेकोंग रिवर को कोई भी टच पॉइंट नहीं है और इंडिया में नहीं आती है मेकोंग रिवर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मेकोंग रिवर चाइना से निकलती है और चाइना के बाद ये म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से पास करती है, वियतनाम से होकर जाती है। मेकोंग रिवर कमीशन है जो कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड कंट्रीज़ के द्वारा बनाया गया है और इस कमीशन ने एक स्टडी किया, एक साइंटिफिक स्टडी किया है, जिससे पता चलता है कि 2019 में ड्रॉट जैसी कंडीशन बनी मेकोंग रिवर के लोअर स्ट्रेचेस से और इसका जो कारण है वो चाइनीज़ डैम को बताया जा रहा है इस स्टडी के अकॉर्डिंग। उसके बाद अभी चाइना ने जो ब्रह्मपुत्रा रिवर में तिब्बत एरिया में डैम बनाए हैं, उसके बाद इंडिया के लोअर स्ट्रेचेस पे भी ऐसा कोई फ़र्क आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इस बात को लेकर इस आर्टिकल में बात की गई है। 2015 में चाइना ने ब्रह्मपुत्रा पे काफ़ी बड़ा डैम बनाया था, बल्कि फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया था चाइना ने 2015 में। और इस डैम का जिस लोकेशन पे बनाया गया था वो लोकेशन है जैंगमू। तो जैंगमू पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 2015 में जो चाइना ने ब्रह्मपुत्रा पे बनाया था। उसके बाद काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए चाइना ने, डागू, रीगू, जियाचा, इन अलग अलग लोकेशंस पे ब्रह्मपुत्र रिवर पे प्रोजेक्ट और डैम जो है बनाए गए। अब इनके बारे में इंडियन ऑफिशियल्स का ऐसा मानना है कि चाइना केवल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए अपने डैम बना रहा है, चाइना पानी को स्टोर नहीं करता, जिससे क्वांटिटी वाइज इंडिया में कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन और इस बात को मैनेज करने के लिए और ये सारी जो चीज़ें हैं इनको समझने के लिए जो चाइना और इंडिया के बीच हाइड्रोलॉजिकल डेटा होता है वो भी टाइमली एक्सचेंज किया जा रहा है।
इंडिया का जो मेजर कंसर्न है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे चाइनीज़ डैम को लेकर, वो है मैनेजमेंट से रिलेटेड। यहाँ पर क्वांटिटी का प्रॉब्लम नहीं है, जो मेजर प्रॉब्लम है इंडिया के द्वारा जो बताई गई है वो है क्वालिटी ऑफ वाटर को लेकर, इसके अलावा इकोलॉजिकल बैलेंस और फ्लड मैनेजमेंट को लेकर। अगर चाइना के द्वारा इन डैम में बहुत तेज़ी से पानी छोड़ दिया गया तो लोअर स्ट्रेचेज में इंडिया में बाढ़ आ सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, जो अगर हाइड्रोलॉजिकल डेटा चाइना के द्वारा बराबर टाइमली दिया जाएगा तो इंडिया जो अपना मैनेजमेंट है अपने कंट्री में वो कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ वाटर की, और इसके साथ ही साथ इकोलॉजिकल बैलेंस एंड फ्लड मैनेजमेंट की, जिसको प्रायोरिटी पे लेकर चलना होगा इंडिया को। अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर की बात की गई है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर हम मैप में देख लेते हैं। अब ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से निकलती है और तिब्बत में इसको, चाइना में इसको यारलंग सेम्पो कहा जाता है। उसके बाद ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, जहाँ पर इसको सियांग या दिहांग बोला जाता है, और उसके बाद असम से होती हुई ये बांग्लादेश में एंटर करती है। तो इंडिया में 2 स्टेट्स से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र रिवर, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये 3 कंट्रीज से होकर जाती है। एक तो चाइना से ओरिजिन होती है, इसका ओरिजिन है चाइना में, इंडिया से पास करते हुए हम बांग्लादेश में एंटर करती है। तो 3 कंट्रीज़ हो गई। ये 9th लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, और बांग्लादेश में ये जमुना नाम से एंटर करती है। इसका ओरिजिन मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के पास है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखें तो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं दिहांग रिवर, लोहित रिवर, धानसिरी, कोलोंग रिवर, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं कामेंग रिवर, मनस रिवर, बेकी, रायडाक, जलढाका, तीस्ता रिवर और सुबनसिरी रिवर। ये ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दिहंग, लोहित, धानसिरी, कोलोंग ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, और कामेंग, मानस, बेकी, रायडक, जलढाका, तीस्ता और सुबनसिरी ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। बिजनेस पेज पे न्यूज़ है, बैंक्स बोरो 2000 करोड़ फ्रॉम आरबीआई फॉर म्यूचुअल फंड। अब आरबीआई ने अभी रिसेंटली एक स्पेशल विंडो निकालनी थी 50,000 करोड़ की फॉर म्यूचुअल फंड। इसमें बैंकों को 50,000 करोड़ का रेपो रेट पे एक लोन दिया जा रहा था, और बैंकों के द्वारा रिक्वायर्ड था कि वो म्यूचुअल फंड में 50,000 करोड़ों को इन्वेस्ट करें इतने रेट को। तो अभी 50,000 करोड़ में से करीब 2,000 करोड़ बैंकों ने आरबीआई से बोरो किया है। अब ये जो पैसा है वो बैंक एक्सक्लूसिवली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। ये विंडो 27 अप्रैल से स्टार्ट हुई है और 11 मई तक इसको बैंकों के द्वारा अवेल किया जा सकता है, या फिर जो भी एलोकेटेड अमाउंट किसी पर्टिकुलर बैंक से है, अगर वो इससे पहले भी अवेल कर लेता है तो वो डेट इसकी लास्ट डेट मानी जाएगी। तो यहाँ पर 2 तरह की क्राइसिस है अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, एक तो लिक्विडिटी की और दूसरी क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। तो लिक्विडिटी की जो क्राइसिस है वो आरबीआई के द्वारा कुछ हद तक मैनेज की गई, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की जो बात है उसमें गवर्नमेंट या आरबीआई के द्वारा बहुत बड़े कदम उठाए नहीं गए, जो कदम उठाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट और आरबीआई अगर म्यूचुअल फंड और एनबीएफसी सेक्टर में ज़्यादा स्ट्रेंथ डालेगी या ज़्यादा इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगी, तो ये जो प्रॉब्लम चल रही है अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या दूसरे सेक्टर्स में, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। रुपी राइजेज ऑन स्ट्रॉन्ग इक्विटीज़ वीक डॉलर। अब रुपी ने काफ़ी समय के बाद डॉलर के मुकाबले अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की है। 76 रुपीज़ से 75 रुपीज़ पे डॉलर रुपी की जो वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले पहुंच गई है, यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपी थोड़ा सा एप्रिसिएट हुआ है। अब डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। अगर हम रुपी की बात करें, रुपी अपने लेवल से डॉलर के मुकाबले अगर इसकी वैल्यू कम होती है तो ये डेप्रिसिएशन कहलाता है, और डॉलर के मुकाबले अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो ये एप्रिसिएशन कहलाता है। रुपी की वैल्यू 70 रुपीज़ पर डॉलर है, और ये लेवल हमने बेंचमार्क मान लिया। और रुपी की जो कीमत है वो डॉलर के मुकाबले 70 से गिर कर 80 रुपये हो जाए, मतलब कि पहले हमें एक डॉलर में 70 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब 80 रुपये देने पड़ेंगे, यानी डॉलर रुपी के सामने वीक हो गया, तो इसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। और वही 70 रुपये की कीमत अगर 60 रुपये हो जाए
यानी कि पहले 70 रुपये पे किए जाते थे $1 के लिए, अब केवल 60 रुपये में ही $1 मिल जाएगा। तो रुपी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया डॉलर के मुकाबले, यानी रुपी की वैल्यू जो है बढ़ गई है डॉलर के मुकाबले। तो इस कंडीशन में बोलेंगे एप्रिसिएशन। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। 76 रुपये से 76 रुपीज़ से अब 75 रुपीज़ जो डाउनवर्ड ग्राफ है ये देखने को मिला है। यानी कि जो 76 रुपये में $1 मिल रहा था, 75 साढ़े 75 रुपये में $1 मिलेगा, यानी रुपी एप्रिसिएशन हुआ है, रुपी स्ट्रांग हुआ है डॉलर के मुकाबले। तो ये डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन वैल्यूज़ के टर्म्स में बोली जाती है। ये एक्चुअल रुपी का काउंट नहीं है, ये केवल वैल्यू के टर्म में है। डॉलर के मुकाबले में जो वैल्यू इंक्रीज़ होती है अगर रुपी की या डिक्रीज़ होती है, उसके बेसिस पे ही एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो ये थी आज की न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।